नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू श्रीवास्तव बालाजी संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं सभी विद्यार्थियों से एक बात बोलना चाहूंगा कि परिस्थितियां थोड़े हमारे अनुकूल न होने के कारण हमारी जो लाइव क्लासेस का जो सेशन चलता था वो आप लोगों के लिए नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा नेट कनेक्टिविटी सही नहीं हो पा रही है। तो जब तक ये समस्या लाइव क्लासेस वगैरह की रहेंगी, मैं आप लोगों को क्लास का वीडियो आप लोगों को YouTube पर ही प्रोवाइड कराता जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को तो जो EVS का जो चैप्टर में आप लोगों को जो पढ़ा रहा था ना, उस वाले चैप्टर में लगभग मैं आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास भी लिया था, सेकंड क्लास भी लिया था, थर्ड क्लास भी लिया था, और उसी चैप्टर का आज आप लोगों के लिए फोर्थ क्लास भी लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और जो हमारा जो चैप्टर था वो था आप लोगों का प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज। इसके बारे में लगभग अपन 3 क्लासें अपन पूर्ण रूप से अपन क्लियर कर चुके हैं। और आगे की जो क्लास है वो आज की जो क्लास है और कल की अगली जो क्लास होगी उस क्लास में आप लोगों का ये चैप्टर संपूर्ण रूप से आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने आप लोगों की वेब क्लासेस वगैरह नहीं ले पाई हैं, वो एक बार आप लोगों का वहां पर हमारे बालाजी संस्थान का जो चैनल है उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोगों को सारे इस चैप्टर के वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार वहां से भी आप लोग देख सकते हो। और साथ साथ में आप लोगों के लिए जो फोर्थ क्लास है वो आप लोगों के बीच में लेकर के मैं आया हुआ हूं। तो देखिए आप लोगों का कि हमारी प्राकृतिक एवं वस्तु में एवं उपज। तो सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से बोलना चाहूंगा कि आज का जो कंटेंट है वो आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का इसमें से लगभग आप लोगों का क्वेश्चन निकलने के चांसेस आप लोगों के ज्यादा बन जाते हैं। जो आज की क्लासेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है आप लोगों की। तो यहाँ पर देखिए, ये प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज, यानी सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो प्रमुख कृषि विधियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे कि हमारी प्रमुख कृषि विधियां क्या होती हैं, पौधे किस प्रकार से उगते हैं, किस प्रकार से फसलें आप लोगों की होती हैं। तो इन चीजों के लिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले इन चीजों के लिए पता होना चाहिए कि पौधा कैसे होगा, कृषि कैसे उगेगी। तो आप लोगों को सबसे पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट आप लोगों की बात आती है वो आप लोगों की बीज से स्टार्टिंग होती है। जब तक किसी भी पौधे को उगने के लिए बीज ही नहीं होगा तो आप लोगों का कैसे तो कृषि होगा, कैसे पौधा आप लोगों का उगेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि आप लोगों का बीज क्या होता है। तो बीज की एक शॉर्ट में आप लोगों की एक स्टेटमेंट होता है, एक डेफिनेशन होती है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब एक ऐसी रचना, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी रचना जो गर्भाधान के बाद में, किसके बाद में, गर्भाधान के बाद में एक परिपक्व भ्रूण से, यानी ये गर्भाधान के बाद में क्या हो गया, ये एक परिपक्व भ्रूण से एक पौधे का निर्माण होता है। क्या होता है, एक पौधे का निर्माण होता है। तो एक ऐसी रचना को अपन क्या करते हैं, बीज करते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसी रचना जो क्या होती है, जो गर्भाधान के बाद में परिपक्व भ्रूण से एक स्वस्थ पौधे का आप लोगों का जो निर्माण होता है वो आप लोगों का क्या होता है, एक बीज आप लोगों का होता है। और या फिर अपन ऐसे भी अपन इसको बोल सकते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा भ्रूण, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एक ऐसा भ्रूण जो आप लोगों का, अपन बोल सकते हैं कि ये आप लोगों का एक भ्रूण है आप लोगों का, कि एक ऐसा भ्रूण जो क्या होता है, एक स्वस्थ पौधे को जन्म देने के लिए, यानी इसके अंदर क्या होता है, एक स्वस्थ पौधे को जन्म देने के लिए उस पौधे के लिए सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, इस पौधे के लिए सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ आप लोगों के उसके अंदर आप लोगों के पाए जाते हैं। और साथ साथ में आप लोगों का क्या होता है, एक सुरक्षात्मक कवच से आप लोगों का ये ढका होता है और एक स्वस्थ पौधा देने में आप लोगों का समर्थ होता है। वो आप लोगों का क्या कहलाता है, बीज कहलाता है आप लोगों का। मैं आप लोगों को एक बार फिर इस स्टेटमेंट को दोबारा फिर बोलूंगा कि एक ऐसा भ्रूण जिसके अंदर आप लोगों का एक स्वस्थ पौधा आप लोगों का छुपा होता है और उस पौधे के पोषण के लिए सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ इसके अंदर भरे हुए होते हैं। और साथ साथ में इसको एक सुरक्षात्मक कवच से आप लोगों का ढका होता है और आगे चल करके आप लोगों का एक स्वस्थ पौधा देने के लिए आप लोगों का एक समर्थ होता है, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब एक बीज होता है तो एक पौधे को भी जन्म देता है और पौधे को भी जन्म देगा तो आप लोगों की फसलें भी होंगी और कृषि भी होंगी। तो इन फसलों और कृषियों के लिए कुछ विधियां हैं आप लोगों की है, तो इन विधियों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। तो आप लोग देखिए, आप लोग कि आप लोगों की भारत में कुछ कृषि विधियां हैं। इन कृषि विधियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो वो कृषि विधियां हैं आप लोगों की भारत में 2 प्रकार की कृषि विधियों से आप लोगों की कृषि की जाती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है आप लोगों की जीविकोपार्जित कृषि।
यानी एक कृषि आप लोगों की ऐसी होती है, उस कृषि का नाम है आप लोगों का जीविकोपार्जित कृषि, और दूसरी कृषि आप लोगों की होती है वो आप लोगों की कौन सी कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है। दोस्तों कई एक बार आप लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों का पूछा गया है कि जीविकोपार्जित आप लोगों की कृषि किस तरीके से इसमें खेती होती है, स्थानांतरित कृषि में आप लोगों की किस तरीके से आप लोगों की खेती होती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर अपन बात करते हैं कि जीविकोपार्जित कृषि में क्या होता है। इसमें न्यूनतम भूमि से, देखो साफ यहाँ पर आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि इसमें न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज लेना होता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि कृषक के पास में क्या होती है, जमीन कम होती है, यानी भूमि कम होती है, लेकिन उससे आप लोगों का उपज को क्या लेता है, अधिक उपज लेता है। यानी उसके पास में जब न्यूनतम भूमि होगी, जमीन कम होगी, और उस जमीन से आप लोगों का उपज क्या लेगा, वो आप लोगों का अत्यधिक आप लोगों का लेगा। तो ऐसी कृषि आप लोगों की कौन सी कृषि कहलाती है, जीविकोपार्जित कृषि कहलाती है। क्योंकि भारत में आप लोगों के जितने भी परिवार हैं, लगभग आप लोगों के जो 90% भारत के अंदर जो फार्मर हैं, जो कृषक हैं, वो ज्यादा तरीके से आप लोगों का इसी पद्धति से आप लोगों की खेती करते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, आप लोगों का खेती का क्षेत्रफल, आप लोगों का कृषि योग्य भूमि के लिए क्षेत्रफल आप लोगों का काफी कम है, तो कम भूमि से अधिकतम उत्पादन आप लोगों का लिया जाता है। तो ऐसी कृषि विधि को अपन क्या बोलेंगे, जीविकोपार्जित कृषि बोलेंगे। और उस अधिकतम उत्पादन से फिर भारतीय किसान क्या करता है, अपने परिवार की उदर पूर्ति करता है, यानी परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति करता है। यानी एक साल के लिए अपने परिवार का पेट आप लोगों का भरता है, परिवार के खाद्यान्न के लिए क्या करता है, खाने के लिए एक अनाज उत्पन्न करता है, वो परिवार की उदर पूर्ति करता है। तो ऐसी कृषि विधि को अपन क्या बोलेंगे, जीविकोपार्जित कृषि विधि बोलेंगे अपन। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत में लगभग आप लोगों का 90% जो किसान है, वो आप लोगों का इसी विधि से आप लोगों का क्या करता है, फसलों को आप लोगों का उगाता है। और दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं, एक होती है आप लोगों की स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि की अपन बात करते हैं तो इस वाली कृषि में क्या होता है कि पहाड़ी भूमि की वनस्पति एवं जंगल को काट करके कृषि करना और कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर चला जाना आप लोगों का क्या होता है, स्थानांतरित कृषि होता है आप लोगों का। लगभग दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये कृषि भी आप लोगों की भारत में भी होती है, लेकिन ये किस तरीके से आप लोगों की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से निकल के आता है। यानी आप लोग एक बार यहाँ पर देखिए, ये है आप लोगों का भारत, और ये भारत के कौन से हिस्से में ये वाली कृषि आप लोगों की जाती है। तो इस वाली कृषि की अपन बात करेंगे, ये है आप लोगों का भारत है आप लोगों का दोस्तों। तो भारत में आप लोग एक बार देखिएगा, ये है अपना भारत। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है आप लोगों का, यानी ये वाला जो क्षेत्र है लगभग उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, यानी ऐसे करके आप लोगों का भारत में हिमालय पर्वत आप लोगों का निकला हुआ है। ये है आप लोगों का हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो आप लोगों का ये है हिमालय पर्वत साथ साथ में, ठीक है। तो भारत का उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, यानी ये तो है उत्तर दिशा, और ये है आप लोगों की भारत की दक्षिण दिशा, और साथ साथ में ये है भारत की पूर्वी दिशा, और ये है भारत की आप लोगों की कौन सी, पश्चिमी दिशा है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों का उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा वाला क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र आप लोगों का आता है। यानी उत्तर और पूर्व के जो बीच वाला जो क्षेत्र है आप लोगों का, जहां पर पहाड़ियां वगैरह आप लोगों की अत्यधिक हैं, यानी यहाँ पर समतल भूमि आप लोगों की नहीं है, क्योंकि आप लोगों का हिमालय पर्वत आप लोगों का निकला हुआ है। तो भारत का ये वाला पोर्शन है ना आप लोगों का, तो भारत के इस वाले पोर्शन में जो कृषि आप लोगों की जो की जाती है, वो वाली कृषि आप लोगों की कौन सी कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। यानी यहाँ पर पहाड़ों पर क्या होते हैं, जंगल होते हैं, वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं। तो किसान उनको क्या करता है, उनको काट देता है, काट कर उन पौधों को जला देता है, और जला करके आप लोगों को काफी जंगल आप लोगों के नष्ट हो जाते हैं। तो जंगलों में धीमे धीमे करके आग भी आप लोगों की आगे के लिए बढ़ जाती है, तो काफी ज्यादा जंगलों को भी नुकसान होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पहाड़ी भूमि की वनस्पति को, पौधों को काट करके किसान क्या करता है, उस पर जाकर के आप लोगों की क्या करता है, खेती करता है। जब उस पर आप लोगों का फार्मिंग करेगा, आप लोगों का खेती करेगा, और कुछ समय बाद में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी में, यानी जिस जगह पर क्या कर दिया जाता है, जैसे आप लोगों की ये जमीन है, इस जमीन पर अगर आप लोगों ने आग लगाई, यहाँ पर क्या लगाई, आग लगाई, तो आग लगा करके आप लोगों ने इस जगह के वृक्ष बच्चों को तो जला दिया, पेड़ पौधों को जला दिया, और समतल आप लोगों ने भूमि निकाल ली, और इस भूमि पर आप लोगों ने अपनी कृषि करना चालू कर दिया। और कृषि चालू करने के बाद में
लगभग इस जमीन में आप लोगों के क्या होते हैं, जो भूमि के अंदर जो लाभदायक जो जीवाणु होती हैं वो कम मात्रा में आप लोगों के रह जाते हैं। तो कम मात्रा में रहने के कारण एक बार तो फसल उन किसानों को दे देते हैं, लेकिन अगर कोई भी किसान उस जमीन पर जाकर के उन पहाड़ी इलाकों में जाकर के एक बार फसल उगाने के बाद में अगर दूसरी बार वहां पर फसल उगाएगा तो उस भूमि के अंदर लाभदायक जीवाणुओं की संख्या आप लोगों की कम हो जाती है। तो दोबारा अगर फसल उगाता है उस जगह पर आप लोगों का जाकर के, तो आप लोगों की वो भूमि आप लोगों की कैसी हो जाती है, बंजर भूमि हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों का उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का किसान क्या करता है, उन जंगलों को जला करके उस जगह पर आप लोगों का एक बार आप लोगों का कृषि करता है और कुछ समय बाद में उस जगह को छोड़ करके जाकर के दूसरी जगह पर जंगलों को फिर जला देता है और वहां पर जाकर के फिर कृषि करता है। तो ऐसी कृषि को अपन किसके नाम से जानते हैं, स्थानांतरित कृषि के नाम से अपन जानते हैं। यानी बोल सकते हैं कि पहाड़ी भूमि की वनस्पति जंगल को काट करके कृषि करना और कुछ समय बाद में दूसरे स्थान पर जाकर के आप लोगों का कृषि फिर करना। तो ऐसी कृषि आप लोगों की कौन सी कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों का स्थानांतरित कृषि से जंगलों को काफी नुकसान होता है और नुकसान होने से आप लोगों के जंगलों का डिफोरेस्टेशन आप लोगों का होने लगता है। तो ये कृषि विधियां आप लोगों की भारत में किस जगह पर की जाती है सबसे ज्यादा, यहाँ पर आसाम पड़ेगा, यहीं पर मेघालय पड़ेगा, यहीं पर मणिपुर पड़ेगा, नागालैंड पड़ेगा, त्रिपुरा पड़ेगा। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में आप लोगों की जो कृषि पद्धतियों से जो कृषि की जाती है वो आप लोगों की कौन सी कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि आप लोगों की जाती है। दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है कि झूमिंग कृषि क्या है, यानी झूमिंग कृषि क्या है। तो आप लोग हर बार आप लोग क्या करते हो कि अधूरा अधूरा आप लोग पढ़ते हो कि झूमिंग कृषि क्या है। तो झूमिंग कृषि इसी कृषि को कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को, क्योंकि असम, मेघालय, मणिपुर में कि वहां के जो किसान हैं वो आप लोगों की जो कृषि करते हैं, जंगलों को जला करके नष्ट करते हैं, अपनी कृषि करते हैं। तो ऐसी कृषि को अपन किसके नाम से जानते हैं, झूमिंग कृषि के नाम से अपन जानते हैं, क्योंकि आप लोगों का जंगलों को यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जंगल काट करके आप लोगों की फसलें की जाती है और फिर भी उस जगह को छोड़ करके फिर भी दूसरी जगह पर जाकर के किसान अपनी फसलें फिर उगाते हैं आप लोगों का। तो ध्यान में देना, पूछा जाता है कि कहां पर होती है, असम, मेघालय, मणिपुर में होती है। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम, क्योंकि आप लोगों का भारत के हर क्षेत्र में होती है स्थानांतरित कृषि, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों का इनमें होती है असम, मेघालय, मणिपुर। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में और भी आप लोगों की स्थानांतरित कृषि होती है। तो उन कृषियों का क्या है, जगह जगह पर कुछ नाम आप लोगों का चेंज कर दिया गया है। जैसे आप लोगों का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप लोगों की स्थानांतरित कृषि की जाती है, उस स्थानांतरित कृषि का नाम क्या रख दिया गया है, मध्य प्रदेश में इसको टेप्पा, ढैया और बेवार के नाम से अपन जानते हैं। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में टेप्पा कृषि है तो स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है, ढैया है स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है, बेवार है स्थानांतरित। यानी अलग अलग राज्यों में इनके क्या कर दिए गए हैं, अलग अलग नाम कर दिए गए हैं। राजस्थान में इसी कृषि को भात्रा वाले तले बोला जाता है और उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आप लोगों के ये वाले राज्य हैं, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे आप लोग किसके नाम से जानोगे, झूमिंग कृषि के नाम से जानोगे। जो मैंने अभी बताया था, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं और पश्चिमी घाट में इसको किसके नाम से जानते हैं, कुमारी के नाम से जानते हैं। ये है भारत का आप लोगों का कौन सा एरिया है, भारत का पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट में आप लोगों का किसके नाम से जाना जाएगा, इसे आप लोगों का कुमारी के नाम से आप लोगों का जाना जाएगा। और आगे की हम बात करते हैं कि भारत की कुछ विभिन्न फसलों के बारे में भी बात करें, तो भारत में मुख्यतः आप लोगों की कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, 3 प्रकार की फसलों की फसलें पाई जाती हैं। एक तो खरीफ की फसलें होती हैं, एक रबी की फसलें होती हैं और एक जायद की फसलें होती हैं। तो दोस्तों इनसे भी आप लोगों का खासकर आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन निकलता है। तो पूछा जाता है कि खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं। तो सबसे आप लोगों को टाइमिंग ध्यान में रखना है कि खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की जो खरीफ की फसलें हैं ये आप लोगों की वर्षा काल की फसलें हैं। तो इसकी फसलें हैं, इन फसलों को आप लोगों को वर्षा काल में आप लोगों का उगाया जाता है। और दूसरे नंबर पर ये खरीफ की फसलें आप लोगों की कब बोई जाती है, जून जुलाई में तो इनको बोया जाता है और साथ साथ में सितंबर अक्टूबर में क्या कर लिया जाता है, इनको काट लिया जाता है आप लोगों का। यानी बुवाई जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में इनको काटा जाएगा। पूछा जाता है ये फसलें कौन से मानसून से होने वाली वर्षा से होती है। तो पर ऐसा भी बोल सकते हैं जो खरीफ की फसल होती है ना, वो पश्चिमी मानसून से आप लोगों के जो मानसून उठते हैं आप लोगों का,
तो आप लोगों का भारत का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, यानी जो पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी मानसून से आप लोगों के यहाँ से आप लोगों के मानसून आप लोगों के जाते हैं, तो इनको अपन पश्चिमी मानसून बोलते हैं कि भारत में खरीफ की फसलें पश्चिमी मानसूनी वर्षा से होती है। ये मानसून आप लोगों के इस तरीके से आप लोगों के जाते हैं और लौट करके आप लोगों के हिमालय पर्वत से टकरा करके सर्दियों में आकर के आप लोगों का तमिलनाडु तट पर आप लोगों के क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो आप लोगों की जो कृषि जो खरीफ की जो फसलें हैं आप लोगों की, वो कौन से मानसून से उगेंगी? ये पश्चिमी मानसून से उगती है। किससे उगती है? पश्चिमी मानसून से इनको क्या मिलता है? इनको वर्षा मिलती है, जिनसे बरसात होती है और उसी बरसात में आप लोगों की क्या की जाती है, जून जुलाई में इनकी बुवाई करती जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। पूछा जाता है वो फसलें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे आप लोगों का यहाँ पर धान है, धान भी आप लोगों का खरीफ की फसलों के अंतर्गत भी आएगा। सोयाबीन है आप लोगों का, तो सोयाबीन भी खरीफ की फसलों में, ये भी बरसात में उगाया जाता है। आप लोगों का बाजरा है, ये भी खरीफ का फसल है। आप लोगों का मूंगफली है, ये भी आप लोगों का किसका फसल है? आप लोगों का खरीफ का फसल है। तंबाकू है, तो तंबाकू भी आप लोगों का खरीफ की फसल है। ज्वार है, ये भी आप लोगों का खरीफ की फसलें हैं। तो ये आप लोगों की क्या होती है? वर्षा काल की फसलें हैं आप लोगों की, जैसे ज्वार, तंबाकू, मूंगफली, धान, सोयाबीन, बाजरा वगैरह। पूछा जाता है कि ये कौन सी फसलें, तो खरीफ की फसलें हैं। अब अपन बात करते हैं कि रबी की फसलें क्या होती हैं। ये आप लोगों की शीतकालीन की फसलें होती हैं, यानी ये फसलें आप लोगों की सर्दियों में आप लोगों की उगाई जाती हैं और इनका उगाने का जो टाइमिंग होता है वो कब उगाई जाती है आप लोगों का? ये आप लोगों की इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में तो इनको बोया जाएगा, यानी जैसे ही आप लोगों की शीत ऋतु स्टार्टिंग होती है वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद में, तो अक्टूबर नवंबर में तो इन फसलों को आप लोगों का क्या किया जाएगा? उगाया जाएगा, इनको बोया जाता है। और आप लोगों का फरवरी मार्च में क्या कर लिया जाता है? इन फसलों को काट लिया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अक्टूबर नवंबर में बुआई और फरवरी मार्च में इसकी क्या की जाती है? कटाई की जाता है, कटाई की जाती है। पूछा जाता है ये कौन से काल की फसल है, तो शीतकालीन फसलें हैं। जो कौन सी हैं? शीतकाल की आप लोगों की जो फसलें हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों है, आलू है, अलसी है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ से कैमरा थोड़ा नीचे की साइड में कवर नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग एक बार माइंड में अपनी कॉपी में लिख लेना। गेहूं फसल पूछा जाता है तो ये खरीफ रबी की फसलें हैं। मटर आप लोगों की रबी की फसलें हैं। चना आप लोगों की रबी की फसलें हैं। सरसों, आलू, अलसी भी आप लोगों की किसकी फसलें मानी जाती हैं? आप लोगों का रबी की फसलें बोली जाती हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है कि एक फसल आप लोगों की होती है, वो आप लोगों की कौन सी फसल होती है? जायद की फसलें होती हैं। पूछा जाता है कि जायद की फसलें आप लोगों की कब बुआई की जाती है, कब इनकी कटाई की जाती है? तो आप लोगों की मार्च में तो इनकी बुआई की जाती है और जून तक इनको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। यानी ये ग्रीष्मकालीन आप लोगों की फसलें हैं, यानी गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम वाली ये फसलें आप लोगों का, तो लगभग मार्च में तो इसकी बुआई की जाएगी और आप लोगों को जून में जाकर के आप लोगों को इन फसलों को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। जैसे आप लोगों की इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जैसे खीरा है आप लोगों का, ककड़ी है आप लोगों का, तरबूज है आप लोगों का, खरबूज है आप लोगों का, यानी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारी की सारी फसलें आप लोगों की किसमें आती हैं? जायद की फसलों में आती हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये जायद की फसलें हैं। अब अपन इधर में बात करेंगे कि भारत की कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, खाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। तो इन फसलों के बारे में अपन बात करेंगे कि भारत की खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आता है खाने वाली फसलें कौन सी है, कि चावल की बात आती है। तो सबसे पहली बात आती है कि चावल आप लोगों का चिकनी मिट्टी में उगेगा। पूछा जाता है कि चावल कैसी मिट्टी में उगेगा? चिकनी मिट्टी में आप लोगों का उगेगा। दूसरे नंबर की बात आती है कि चावल के लिए क्या की जाती है? भूमि में जलाक्रांति की जाती है, जलाक्रांति की जाती है, यानी खेत में आप लोगों का पानी का क्या किया जाता है? डैम्पिंग किया जाता है आप लोगों को, तो जलाक्रांति की जाती है। तो उस जगह पर आप लोगों का क्या उगता है? चावल आप लोगों का उगता है। आगे की बात आती है कि चावल आप लोगों का जो है वो कौन सी फसल है, रबी या खरीफ या जायद की फसलें हैं। तो आप लोगों को बताना है कि चावल की खेती बरसात में होती है, तो आप लोगों की कौन सी फसलों के अंतर्गत चला जाएगा? खरीफ की फसलों के अंतर्गत चला जाएगा। तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में आप लोगों को चावल को क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है आप लोगों का।
पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा चावल आप लोगों के भारत के कौन से वाले राज्य में होता है, तो सबसे ज्यादा चावल भारत का जो पश्चिम बंगाल है ये उत्पादित करता है, फिर तमिलनाडु भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, फिर तो सभी में होता है। लेकिन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में होता है आप लोगों का, तो पश्चिम बंगाल में आप लोगों का होता है, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा होता है उसी को पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि चावल आप लोगों का सबसे ज्यादा किस में होगा, पश्चिम बंगाल में होता है। और चावल की जो किस्म, एक नई किस्म आप लोगों की जो आई है उसका नाम है गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस आप लोगों की एक ऐसी फसल है, इसको आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से इसको क्या किया गया है, इसको आप लोगों का बनाया गया है इस वाली किस्म को। क्योंकि आप लोगों का जो भी चावल था, तो चावल में आप लोगों का क्या होता था कि चावल में आप लोगों का लगभग, अपन बात करेंगे आप लोगों की, एक मिनट थोड़ा यहीं पे डालूं कि चावल में आप लोगों का क्या होता था कि एक मिनट थोड़ा इसमें थोड़ा हिंट डालूं। तो चावल में आप लोगों का क्या होता था, तो चावल की अपन बात करें तो चावल में आप लोगों का विटामिन की कमी पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी, विटामिन की कमी पाई जाती थी। तो इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए ध्यान में रखना आप लोगों का कि चावल में किसकी कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों का आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से कौन सी किस्म आप लोगों की लाई गई थी, संकर करा के आप लोगों का, तो आप लोगों का गोल्डन राइस लाई गई थी। कौन सी लाई गई थी, गोल्डन राइस। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा तरीके से खासकर आजकल इसी से आ रहा है कि गोल्डन राइस क्या है, तो ये चावल की किस्म है। इसको आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से इसको क्या किया गया, बनाया गया है। क्योंकि चावल में आप लोगों की विटामिन की कमी पाई जाती थी, उस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों की चावल की कौन सी किस्म आई थी, आप लोगों का गोल्डन राइस आई थी आप लोगों का। पूछा जाता है कि चावल की किस्में कौन कौन सी हैं, तो चावल की किस्में भी पूछा जाए तो जमुना है आप लोगों का, करुणा है आप लोगों का, पद्मा है, कांची है, कृष्णा है, कावेरी है, हंसा है, पूजा है, ये आप लोगों की क्या मानी जाती है, चावल की किस्में आप लोगों की मानी जाती हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चावल की खेती के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो आप लोगों को बताना है कि जब चावल की खेती की जाती है तब जब लगभग आप लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस आप लोगों के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात की आवश्यकता होती है। और सबसे अच्छी किस्म इसकी कौन सी मानी जाती है, गोल्डन राइस मानी जाती है। आगे की बात आती है गेहूं। तो गेहूं आप लोगों का सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में आप लोगों का कौन सी मिट्टी में उगता है, तो उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है। जो दोमट मिट्टी होती है, मैंने पढ़ाया था कि सभी मिट्टी में आप लोगों की सबसे अच्छे प्रकार की जो मिट्टी होती है, मिट्टी आप लोगों की दोमट मिट्टी होती है। और जो गेहूं की फसल जो आप लोगों की जो सबसे ज्यादा होती है वो आप लोगों की किस्म हो गएंगी दोमट मिट्टी में आप लोगों की उगती है। पूछा जाता है कि गेहूं की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, तो 50 से 70 सेंटीमीटर आप लोगों की बारिश होना चाहिए। और आप लोगों का गेहूं की फसल को बोते समय आप लोगों का कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और गेहूं की फसल की जब कटाई की जाती है तो आप लोगों की वहां पर अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल को पकने के लिए आप लोगों का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और बोने के लिए टेम्परेचर आप लोगों का क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए आप लोगों का। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि चावल इसकी गेहूं की किस्म कौन कौन सी है, तो कल्याण है आप लोगों का जो गेहूं की किस्म है, सोना है, सोनालिका है, मालकोनी, ऐसे आप लोगों की गेहूं की किस्में आप लोगों की मानी जाती हैं कि कल्याण, सोना, सोनालिका। और गेहूं की एक मालकोनी किस्म आप लोगों की, ऐसी किस्म आप लोगों की वैज्ञानिकों के द्वारा लाई गई है आप लोगों का कि जहां पर बरसात कम होती है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, तो ऐसे शुष्क क्षेत्रों में आप लोगों की गेहूं की कौन सी किस्म को उगाना चाहिए, मालकोनी वाली किस्म को उगाना चाहिए। मालकोनी किस्म का अगर आप बीज डालोगे तो कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आप लोग गेहूं को